नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टेक्निकल्स में। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से, चलिए इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट की बात करते हैं तो ALH ध्रुव को लेकर आ रही है। HAL के अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव Mk3 MR ने डेक ऑपरेशन में अपनी क्षमताओं का सफल प्रदर्शन किया है। इसमें डेक पर लैंडिंग, ब्लेड्स को फोल्ड करना और जहाज के हैंगर में हेलीकॉप्टर को खड़ा करना शामिल है। HAL ने कहा कि चेन्नई तट के पास हाल में भारतीय तटरक्षक बल के साथ मिलकर किए गए परीक्षण में हैंगर के अंदर व डेक पर रखरखाव की गतिविधियों और चालू इंजन के दौरान डेक पर हॉट रिफिलिंग भी शामिल थी। यह हेलीकॉप्टर शक्ति इंजन और अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट से लैस है। इसमें अत्याधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, जो करीबन 120 नॉटिकल मील की दूरी से जहाज और नौकाओं की पहचान और 30 नॉटिकल मील से छोटी से छोटी नौका की निगरानी कर सकता है। ALH ध्रुव इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमताओं को बढ़ाएगा। आपको बता दें कि हाल ही में 16 ALH के समझौते के तहत HAL ने हाल ही में तटरक्षक को ALH ध्रुव Mk3 MR की आपूर्ति की है। साथ ही ये हेलीकॉप्टर कई तरीके के ऑपरेशंस को करने में सक्षम है, जिसमें कि खासकर की निगरानी, तलाशी, बचाव और तेल रिसाव से निपटने का प्रदूषण रोधी अभियान भी शामिल है। इस हेलीकॉप्टर के सफल प्रदर्शन के बाद अब इस हेलीकॉप्टर को कई अभियानों में तैनात किया जा सकता है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेकर आ रही है। हाइपरसोनिक मिसाइल के डेवलपमेंट पर अमेरिकी कांग्रेस ने एक रिपोर्ट सामने पेश की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के पास 2025 से 2028 तक काम करने योग्य और तैनात की योग्य हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी। और इस रिपोर्ट में भारत के DRDO के द्वारा किए गए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV का परीक्षण भी शामिल है, जो इस आधार का निर्माण करेगा। हाइपरसोनिक मिसाइल का डेवलपमेंट, जो कि मैक 6 की गति से यात्रा करने में इसे सक्षम बनाएगा। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत और रूस के बीच ब्रह्मोस 2 क्रूज मिसाइल के विकास में सहयोग के कारण उनके कार्यक्रम पर ध्यान केंद्रित करने में देरी हुई है, लेकिन ये संभवतः क्रूज मिसाइल का एक हाइपरसोनिक संस्करण है जो कि मैक 7 की गति प्राप्त कर सकता है। भारत की अपनी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के डेवलपमेंट की जो अवधि है उसमें लगातार विकास हो रहा है। HSTDV कार्यक्रम के लिए विकसित टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मिसाइल के एक व्यवहारिक उत्पादन संस्करण को विकसित करने के लिए किया जाएगा, जिसमें कि DRDO को विश्वास है कि वो अगले 5 साल में इसे तैयार कर लेगा। HSTDV एक 2 चरणीय मिसाइल है, यानी कि 2 स्टेज मिसाइल है, जो अपने पहले स्टेज में ठोस ईंधन का उपयोग करती है और दूसरे चरण में यानी कि सेकंड स्टेज में स्क्रैमजेट मोटर का। हालांकि इसकी रेंज को 1500 किलोमीटर किया जाएगा, जो कि अपनी क्लास यानी कि अपनी कक्षा और आसपास की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी, और निम्न स्तर पर इसकी रेंज 900 किलोमीटर होगी। भारत मैक 4.5 ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के विकास पर भी काम कर रहा है, जिसमें कि रैमजेट प्रपल्जन होगा, जो कि इसे हाइपरसोनिक गति के करीब तो लाएगा, लेकिन इसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं बनाएगा, यानी कि उस कैटेगरी में इसे कैटेगराइज यानी कि वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। DRDO ने मिसाइल के वेरिएंट को विकसित करने के लिए यानी कि आधार के रूप में HSTDV मिसाइल का उपयोग करने की योजना बनाई है, जिसे भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों के साथ साथ और तटीय मोबाइल मिसाइल प्रणालियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। यानी कि एक अच्छी खबर, यानी कि अमेरिका को भी अब लगता है कि भारत में दम है, और इसीलिए उनकी जो ये रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि 2025 तक भारत के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइलें आ जाएंगी, तो ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अगली अपडेट CDS जनरल विपिन रावत को लेकर आ रही है। CDS जनरल विपिन रावत का ये बयान, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पीपल लिबरेशन आर्मी ने पूर्वी लद्दाख में यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया। इस बारे में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी ने कहा कि ये बात पूरी तरह से तथ्यों से परे है। जनरल रावत ने यह भी कहा था कि उत्तरी सीमा पर यथास्थिति बदलने से रोकने के लिए भारत पूरी तरह से खड़ा है और देश ने साबित किया है कि वो किसी दबाव में पीछे नहीं हटेगा। इसके बाद चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से ये बयान सामने आया। साथ ही जनरल रावत ने रायसीना डायलॉग में कहा था कि हमारा मानना है कि उत्तरी सीमा पर भारत पूरी तरह से दृढ़ता के साथ खड़ा है और हमने साबित किया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जनरल रावत के बयान पर जब चीन से जवाब मांगा गया तो चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल वू कियान ने इसे खारिज कर दिया। चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने कहा कि चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से में स्थिति के बारे में चीन ने विस्तार से बता दिया है और जिम्मेदारी चीन की नहीं है। साथ ही चीन के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि भारत और चीन के संयुक्त प्रयास से सीमा पर तैनात सुरक्षा बल हाल में गलवान घाटी और पैंगोंग झील इलाके में पीछे चले गए और पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में स्थिति में सुधार आया है। आगे उन्होंने कहा कि चीन भारत सीमा मुद्दे पर चीन का रुख स्पष्ट और सतत है। यानी कि जनरल विपिन रावत के बयान से चीन को एक मिर्ची लगी है, जिसके आधार पर अब वो ये कह रहा है कि ये जो बयान उन्होंने दिया है ये तथ्यों से परे है, क्योंकि दोस्तों शुरुआत चीन ने की थी
ना कि भारत ने, तो ऐसे में जवाब तो भारत की तरफ से बनता है, भले ही चीन कितनी भी छुपने की कोशिश कर ले। वही अगली अपडेट भी चीन को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि चीन ने तिब्बत में एक नए कमांडर को नियुक्त किया है। चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड के अंदर आने वाले तिब्बत सेना क्षेत्र में एक नए कमांडर का नाम लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई है। इससे पहले ये चीनी सेना के सबसे खूंखार माने जाने वाली एलिट 13वीं ग्रुप का आर्मी कमांडर था। इस एलिट फोर्स को टाइगर्स इन द माउंटेन नाम दिया गया है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में लड़ाई करने में पारंगत है। हालांकि कितनी है ये तो आप सबने देख ही लिया है। आपको बता दें कि अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि चीन कहीं फिर से भारत के साथ धोखे का प्लान तो नहीं कर रहा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार चीन ने लेफ्टिनेंट जनरल वांग काई को नियुक्ति को काफी गुपचुप तरीके से अंजाम दिया है। इस बात का खुलासा कम्युनिस्ट पार्टी के एक शैक्षिक वर्ग के द्वारा किया गया है। इस दौरान वांग काई चीन के सबसे बड़े सैन्य क्षेत्र पश्चिमी थिएटर कमांड के अंतर्गत आने वाले तिब्बत सैन्य क्षेत्र के नए कमांडर के रूप में दिखाई दिए। चीनी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वांग काई से पहले इस पद पर वैंग हाइजियांग काबिज थे। वांग काई को आज से 8 साल पहले 2013 में चीन की एलिट 13वीं ग्रुप आर्मी का कमांडर बनाया गया था, जिसके बाद से वो सेना में लगातार तरक्की कर रहा था। साथ ही इसके नेतृत्व में चीन की सेना की इस स्पेशल फोर्स कमांडो यूनिट ने कई गुप्त अभियानों को भी अंजाम दिया। चीन की मीडिया का मानना है कि ये ग्रुप कठिन परिस्थिति में भी जंगल, घाटी और पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने में माहिर है। आपको बता दें कि 2017 में जब डोकलाम में तनातनी हुई थी और 2020 के लद्दाख विवाद में इसी ग्रुप के कमांडो सैनिकों ने हिस्सा लिया था। वहीं चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी का मानना है कि चीन के लिए तिब्बत का इलाका अभी भी चिंता का विषय है। इसीलिए वांग काई को उनके व्यापक युद्ध अनुभवों को देखते हुए इस इलाके की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अगली अपडेट JF-17 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। JF-17 फाइटर जेट का नया और उन्नत संस्करण हाल ही में चीन के सबसे उन्नत एयर टू एयर कॉम्बैट मिसाइल से लैस किया गया है, जिसका इस्तेमाल चीन के J-20 स्टेल्थ विमानों में भी किया जाता है। कुछ सैन्य सोर्सेस ने बताया है कि यह हथियार चीन पाकिस्तान संयुक्त रूप से विकसित लाइट फाइटर जेट को बेहतरीन बनाएगा और खास करके डॉग फाइट में। यही नहीं, उन्होंने तो इसकी और ज्यादा तरफदारी की है और कहा है कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ फाइटर जेट बन जाएगा। हाल ही में सोशल मीडिया पर JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट दिखाया गया है, जो कि एक परीक्षण उड़ान का सीरियल नंबर 3001 के साथ है। ये पहली बार है कि जब किसी विशेष सीरियल नंबर वाले विमान को आम जनता ने देखा है और PL-10 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल को इसकी हर विंग टिप पर लगाया गया है। आपको बता दें कि चीन के सबसे उन्नत J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट और अन्य फाइटर जेट्स के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली छोटी दूरी की लड़ाकू मिसाइल के रूप में PL-10 को जाना जाता है। हालांकि जो ऑब्जर्वर हैं उन्होंने कहा है कि PL-10 जो कि JF-17 ब्लॉक 3 पर लगाई गई है वो काफी अलग होगी। आपको बता दें कि PL-10E एक घरेलू रूप से विकसित चौथी पीढ़ी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे चीन दुनिया में सबसे उन्नत मिसाइल मानता है। साथ ही चीन का ये भी मानना है कि इसमें इंफ्रारेड होमिंग, एक्सट्रीम एरोडायनेमिक डिजाइन और अलग एडवांस टेक्नोलॉजी इस मिसाइल को बेहद घातक बनाती है और इससे स्टेल्थ विमान भी नहीं बच सकते हैं। आपको बता दें कि PL-10 के अलावा JF-17 ब्लॉक 3 में एक नया उन्नत रडार भी लगाया गया है। इस फाइटर जेट में KLJ-7A एयरबॉर्न एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे फायर कंट्रोल रडार लगाया गया है। ये रडार दुनिया में सबसे उन्नत है, जिसे कि चीन की इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समूह के द्वारा बनाया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो अवैध सेना भर्ती को लेकर आ रही है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के बागडोगरा पुलिस के साथ मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जो अवैध रूप से भर्ती घोटाले में शामिल था। मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा साझा किए गए इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। 29 अप्रैल 2021 को मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट के साथ बागडोगरा पुलिस ने 32 साल की उम्र के अजय टोपो को दबोचा, जो कि अवैध सेना भर्ती घोटाले में शामिल था और इससे अब पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ने इसके पास से कुछ जब्ती भी की है, जिसमें GR बटालियन के द्वारा जारी अवैध पहचान पत्र, अस्थायी अस्वीकृति पर्ची और लिखित परीक्षा एडमिट स्लिप भी शामिल है। हालांकि पूछताछ के बाद उसने ये बात स्वीकार की है कि वो सेना अस्पताल में अपने कनेक्शन के साथ सेना भर्ती के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के चिकित्सा को मंजूरी देता है, यानी कि मेडिकल को मंजूरी देता है। यानी कि दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है कि सेना भर्ती में घोटाला होना और ऐसे लोगों को आर्मी में भेज देना जो कि सक्षम नहीं है, और यही जो अक्षम सैनिक होते हैं वो आगे चलकर भारत की खुफिया जानकारी दूसरे देशों को शेयर करते हैं। इसलिए सेना भर्ती घोटाले को सरकार को भी बहुत ही गहराई से सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि सेना में अच्छे लोगों की भर्ती की जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं तो वो नाविक को लेकर आ रही है। टेलीकॉम सेक्रेटरी ने बताया कि
भारत का आविष्कार नाविक, जो कि गूगल मैप पर भारत को एक और ऑप्शन देगा, उसे जल्दी भारतीय बाजारों में जारी फोन में अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही इसरो ने हाल ही में आयोजित एक वेबिनार में नाविक टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक सम्मेलन के दौरान इस समझौते पर अपने विचार भी व्यक्त किए। इस वेबिनार को नेशनल टेलीकॉम इंस्टीट्यूट फॉर पॉलिसी रिसर्च, इनोवेशन एंड ट्रेनिंग द्वारा आयोजित किया गया था। इसरो और दूरसंचार उद्योग के साथ साझेदारी में दूरसंचार विभाग भारत सरकार का एक शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान है। आपको बता दें कि नाविक का आने वाले समय में भारतीय फोनों में इंटीग्रेशन करने के बाद इसका लाभ ग्राहकों को मिलेगा। यही नहीं, ये भी कहा गया है कि कोविड-19 महामारी में ऑक्सीजन टैंकरों और अन्य आवश्यक चीजों को ट्रैक करने के लिए इसरो नाविक का भी उपयोग किया जा सकता है। और आगे उन्होंने बताया कि भारतीय बाजार में लॉन्च होने वाले जो स्मार्टफोन है उनमें नाविक का फीचर भी दिया जाएगा। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वर्तमान में उपयोग किए जाने वाले L5 बैंड के अलावा L1 बैंड पर भी नाविक को उपलब्ध कराए जाने की योजना है। नाविक, जो कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS का परिचालन नाम है, यानी कि ऑपरेशनल नेम है। इसरो के अनुसार नाविक का लक्ष्य पूरे भारतीय भूभाग में 10 मीटर यानी कि 33 फीट से अधिक और हिंद महासागर में 20 मीटर यानी कि 66 फीट से बेहतर स्थिति प्रदान करना है। और ये भारत और भारत के भूभाग के अलावा 1500 किलोमीटर रेंज तक इसका क्षेत्र फैला हुआ होगा। आपको बता दें कि नाविक को हाल ही में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMO के द्वारा वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक कंपोनेंट के रूप में भी मान्यता दी गई थी। आपको बता दें कि किसने अभी तक इसरो नाविक को अपनाया है, तो अलग अलग चिपसेट प्लेटफॉर्मों में क्वालकॉम, मीडियाटेक और ब्रॉडबैंड जैसे विशाल मोबाइल चिपसेट निर्माता इसका समर्थन करते हैं। क्वालकॉम ने 3 स्नैपड्रैगन मोबाइल प्लेटफॉर्म 720G, 662 और 460 की घोषणा की है, जो नाविक से लैस है। इसके अलावा Redmi Note 9 Pro सीरीज नाविक तकनीक का समर्थन करती है, यानी कि ये भारत के द्वारा चीन और अमेरिका के लिए एक कड़ा संदेश है। और आने वाले समय में आपको जो नए मोबाइल्स हैं उनमें भारत का स्वदेशी नाविक मिलेगा, यानी कि एक बड़ी खबर सभी भारतीयों के लिए। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।